गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। पिछले 2 क्लास में हम लोगों का न्यूमेरिकल हो रहा था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ का नियम। देखिए, टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ या किरचॉफ का नियम। ये VVI है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में ये बराबर पूछा जाता है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। इसको हिंदी में किरचॉफ या किरचॉफ का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है। करेंट 2 टाइप का होता है, समझिएगा। करेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है DC, एक होता है AC। एक को कहते हैं डायरेक्ट करेंट, हिंदी में कहा गया दिष्ट धारा। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको कहा गया प्रत्यावर्ती धारा। 2 अलग अलग करंट होता है, DC करंट, AC करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जिस सर्किट में DC करंट फ्लो होता है उसे हम DC सर्किट कहते हैं, और जिस सर्किट में AC करंट फ्लो होता है उसे हम AC सर्किट कहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक बैटरी है, इससे एक लोड कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये जो हमारा सर्किट है इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा? ये DC करंट है, क्योंकि बैटरी से हमेशा DC करंट निकलता है, याद रखिएगा। ये जो बैटरी है, बैटरी या जिसको आप सेल कहते हैं, ये हमेशा कौन सा करंट देगा? DC करंट। और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये हमेशा DC वोल्टेज है। वोल्टेज भी 2 टाइप का होता है, क्योंकि वोल्टेज से ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो DC वोल्टेज DC करंट को उत्पन्न करता है, AC वोल्टेज AC करंट को उत्पन्न करता है। इस बैटरी को कहा गया DC वोल्टेज सोर्स, DC वोल्टेज सोर्स। उसी प्रकार इस सर्किट को देखिए, ये आपका है AC वोल्टेज सोर्स। इसमें जो करंट फ्लो होगा ये AC करंट है। तो ये वाला सर्किट कैसा है? AC सर्किट, AC परिपथ, इंग्लिश में बोलेंगे AC सर्किट। और ये वाला जो सर्किट है ये हमारा है DC सर्किट। The circuit in which DC current flows is called DC circuit and the circuit in which AC current flows is called AC circuit। तो 2 तरह का सर्किट हो गया, 2 तरह का वोल्टेज हो गया, 2 तरह का करंट हो गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में जहाँ कहीं भी आप पढ़े हैं वो DC करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी कौन सा करंट पढ़ रहे हैं? DC करंट। ये जो हमारा 3rd चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पूरे चैप्टर में किस करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में हम लोग DC करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर है 5, चैप्टर 5 आपने अगर सिलेबस लिखा होगा तो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम है EMI एंड AC, EMI एंड AC। तो चैप्टर 5 में आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं DC करंट पढ़ रहे हैं, DC वोल्टेज पढ़ रहे हैं, DC सर्किट पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग DC के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? किरचॉफ्स लॉ। To solve the problems of DC circuit, Kirchhoff gave 2 laws। DC सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DC परिपथ, यानी जिस सर्किट में आपका DC करंट फ्लो होता है वो DC सर्किट हो गया। और DC सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया, जिसे हम किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। देखिए, पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है जंक्शन लॉ।
या इसको करेंट लॉ भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया? जंक्शन लॉ या करेंट लॉ, जिसको हिंदी में कहेंगे संधि नियम, या करेंट लॉ को क्या कहेंगे? धारा नियम। इसको हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं। केसीएल का मतलब हो गया, के का मतलब हो गया किरचॉफ, सी का मतलब हो गया करेंट, और एल का मतलब हो गया लॉ। तो केसीएल का पूरा नाम हो गया किरचॉफ करेंट लॉ। तो पहला नियम क्या है? करेंट लॉ। इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, हिंदी में संधि नियम या धारा नियम। और दूसरा लॉ जो है ये है लूप लॉ, या इसको पोटेंशियल लॉ भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं लूप नियम या विभव नियम। इसको हम केवीएल के नाम से भी जानते हैं। के का मतलब हो गया किरचॉफ, भी का मतलब वोल्टेज, एल का मतलब लॉ। तो दो तरह का नियम हो गया। किरचॉफ ने कितना नियम दिया? 2 नियम दिया। एक हो गया केसीएल, दूसरा हो गया केवीएल। एक को कहेंगे किरचॉफ करेंट लॉ, या इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। दूसरा हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको हम लूप लॉ या पोटेंशियल लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे करेंट लॉ क्या है, फिर देखेंगे पोटेंशियल लॉ क्या है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं, यानी किरचॉफ का करेंट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया? KCL, यानी करेंट लॉ या जंक्शन लॉ। इस नियम के अनुसार द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग at a junction is always 0। हिंदी में कहेंगे किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया बीजगणितीय योगफल। ऑल करेंट्स यानी सभी धाराएं मीटिंग एट ए जंक्शन, संधि पर मिलने वाली। तो किसी भी संधि पर या किसी जंक्शन पर जितना सारा करंट आकर मिलता है, सारे का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यह एक जंक्शन है, ये जो बिंदु P देख रहे हैं, यह P क्या है? एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़, जहां पर बहुत सारा ब्रांच आकर मिलता है। तो इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर 5 ब्रांच आकर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 ब्रांच है। इस ब्रांच में I1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में I2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में I3 एम्पियर, इस ब्रांच में I4 एम्पियर और इस ब्रांच में I5 एम्पियर। टोटल 5 ब्रांच है, और पांचों ब्रांच जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन यानी संधि। अब जरा देखिए, इस जंक्शन पर टोटल कितना करंट आकर मिल रहा है? 5 करंट है, जिसमें 2 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा, इसको इनकमिंग करंट कहते हैं, और 3 करंट जो है ये जंक्शन से दूर जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर I1 और I2 इसका डायरेक्शन किधर है? बिंदु P की तरफ है, यानी जंक्शन की ओर है। तो जो करंट जंक्शन की तरफ जाएगा इसको इनकमिंग करंट यानी आने वाली धारा कहेंगे,
और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है इसको आउटगोइंग करंट यानी जाने वाली धारा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर I1 I2 क्या है, I1 एंड I2 हो गया इनकमिंग करंट यानी आने वाली धारा, I3 I4 I5, I3 I4 एंड I5 इसको क्या कहेंगे, आउटगोइंग करंट अर्थात जाने वाली धारा। अब देखिए इनकमिंग करंट हमेशा पॉजिटिव होता है, इनकमिंग करंट पॉजिटिव होता है, आउटगोइंग करंट निगेटिव होता है। ध्यान से समझिएगा, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव माना जाता है, आउटगोइंग करंट को निगेटिव माना जाता है। अब यहां पर देखिए यह नियम क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। तो सारे करंट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये जीरो आएगा। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बिंदु P पर यानी जंक्शन P पर देखिए सारे करंट को लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे ये माइनस सर क्यों डाले हैं, यहाँ पर माइनस इसीलिए बाबू डाला गया क्योंकि देखिए हमने पहले बताया था आने वाली धारा को हम पॉजिटिव मानते हैं प्लस, और जाने वाली धारा को हम निगेटिव मानेंगे, तो इसीलिए इसको माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, और पांचों करंट को जब हमने ऐड किया I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5, तो सबका एल्जेब्रिक सम क्या हो गया, जीरो। एल्जेब्रिक सम जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं तो उसमें हम चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिए, इस तीनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन को ध्यान में रखते हुए जोड़ना है। अब इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 बराबर जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योगफल, ये I1 प्लस I2 का मतलब हो गया आने वाली धाराओं का योगफल, सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 यानी सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो अब बताइए किरचॉफ का करंट लॉ क्या है। किरचॉफ का करंट लॉ आप दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका है किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, और दूसरा है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योगफल जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही बात हुआ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, या हम लोग बोल सकते हैं द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसी को हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा करंट कैसे हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो चूंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। मान लो I1 का वैल्यू है 10 एम्पियर और I2 का वैल्यू है 5 एम्पियर, तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 एम्पियर। आने वाली धारा का योगफल हो गया 15 एम्पियर। अब मान लो यह अगर 2 एम्पियर है, यह अगर 4 एम्पियर है, तो बाकी I5 का वैल्यू बताओ तो कितना होगा, जरा सोचो I5 का वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि आने वाली धाराओं का योगफल 15 एम्पियर है, 10 प्लस 5 15 एम्पियर है, तो जाने वाली धारा का योगफल भी 15 एम्पियर होना चाहिए। तो 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर 6 एम्पियर हुआ, तो बच गया ये कितना 9, तो ये 9 एम्पियर हो जाएगा। 9 4 13 और 2 15, 15 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरीके से यह नियम काम करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, किरचॉफ का करंट लॉ जो है ये चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है।
यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। किरचॉफ का जो करेंट लॉ है यह किस नियम को फॉलो करता है, किस नियम का पालन करता है? तो यह प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। चूंकि करंट का सीधा संबंध किससे है? चार्ज से है। करंट डिफाइन होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो जब यहाँ पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान बराबर है तो इसका मतलब जो चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है यहाँ पर डायरेक्ट फॉलो होगा, यानी जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बहकर निकल जा रहा है। ठीक है, तो अब चलिए सेकेंड लॉ को देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ है केवीएल, पोटेंशियल लॉ या लूप लॉ। यह नियम कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस in a closed loop is always zero। किसी बंद लूप में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। देखिए क्या कह रहा है, केवीएल क्या कहता है, किसी भी बंद लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है सारे का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? जीरो। अब इसको समझिए, एक एग्जांपल से समझिए। यह मान लीजिए एक बंद लूप है, इस बंद लूप का नाम है ए बी सी डी ए। यहां पर जो बंद लूप है क्लोज्ड लूप, इस लूप का नाम है ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। R1, R2, R3, R4, E1, E2, I1 करंट, I2 करंट, I3 एंड I4। अब जरा ध्यान से देखिए इस लूप को। यह लूप कैसा है? बंद लूप है। इस बंद लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबका एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंद लूप के किसी बिंदु ए से हम चलना प्रारंभ करते हैं। ऐसे आप किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बी से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं, सी से भी, डी से भी, ए से भी। हम मान लो ए से चलना प्रारंभ करते हैं। आप इस दिशा में भी चल सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। आपका मर्जी है, आप इधर से घूमिए या इधर से घूमिए, लेकिन जिस बिंदु से चलेंगे फिर आपको घूमकर किसी एक दिशा में घूमकर फिर उसी बिंदु पर आना है। क्या करना है? किसी एक बिंदु से चलना है। यह बंद लूप आप देख रहे हैं, इस क्लोज्ड लूप के किसी एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करेंगे और एक पूरा चक्कर लगाकर फिर उसी बिंदु पर आएंगे, और रास्ते में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सबका एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना होगा? जीरो।
तो चलिए हम ए से चलना प्रारंभ करते हैं और इस दिशा में चलते हुए वापस ए पर आते हैं। तो जैसे हम ए से चलेंगे तो यहाँ पर यह कितना वोल्ट खाएगा, I1 इंटू R1। यह I1 R1 वोल्ट खाएगा, जिसका चिन्ह क्या होगा, प्लस, क्योंकि करंट के दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, I1 R1। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ आएंगे, यह कितना वोल्ट खा रहा है, I2 इंटू R2। I2 इंटू R2, यह भी प्लस होगा क्योंकि करंट के दिशा में जा रहे हैं। फिर मेरा आ गया ये बैटरी। अब देखो बैटरी का निगेटिव प्लेट पहले आ रहा है, तब पॉजिटिव प्लेट आ रहा है। तो जो प्लेट पहले आएगा उसी प्लेट का जो चिन्ह होगा वही EMF का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर चूंकि पहले निगेटिव प्लेट आ रहा है तो EMF हो जाएगा -E1 वोल्ट। फिर आगे बढ़ते चलो, फिर यह कितना वोल्ट खाएगा, I3 इंटू R3। चूंकि करंट के दिशा में जा रहे हैं तब प्लस I3 R3। फिर आगे बढ़ो, फिर ये आ गया रेसिस्टेंस, यह कितना वोल्ट खाएगा, I4 इंटू R4। लेकिन करंट आ रहा है इधर से और हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर। ध्यान से देखिएगा, आप किधर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर। करंट किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो इसलिए यहाँ पर होगा -I4 R4। और लास्ट में देखिए बैटरी का पहले पॉजिटिव प्लेट आ रहा है तो इस EMF का चिन्ह लेंगे +E2। अब हम वापस कहाँ पहुँच गए, ए पर। तो सारे विभवांतर का बीजगणितीय योगफल क्या हो जाएगा, 0। I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस -E1 प्लस I3 R3 प्लस -I4 R4 प्लस E2 बराबर 0। एक बार इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करेंगे, यह कितना वोल्ट खाएगा, I1 R1 जिसका चिन्ह प्लस होगा। यह कितना वोल्ट खाएगा, I2 R2 जिसका चिन्ह प्लस होगा। यह कितना वोल्ट खा रहा, -E1 तो -E1। यह प्लस I3 R3, यह -I4 R4। चूंकि करंट आ रहा है इधर, हम जा रहे हैं ऊपर, उल्टा जा रहे हैं। और चूंकि पॉजिटिव प्लेट पहले आ रहा है तब +E2। सारे वोल्टेज का, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि एल्जेब्रिक सम कैसे 0 आएगा। किसी बंद लूप में, यह एक बंद लूप है, इस बंद लूप का नाम है ABCDA। सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका एल्जेब्रिक सम कितना आ रहा है, 0। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हैं उसका जो चिन्ह है उसके साथ जोड़ना है। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। VA माइनस VB का मान बताओ क्या होगा। हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि सर्किट के किसी भी दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर VA माइनस VB का मान निकालना हो तो A से B तक चलो, A से B तक चलो। रास्ते में देखो कौन सा विभवांतर मिला, I1 R1, इसका चिन्ह होगा प्लस, तो प्लस I1 R1। फिर VB माइनस VC का मान बताओ क्या होगा। तो फिर हम B से C तक जाएंगे, कितना वैल्यू हो जाएगा, I2 R2। ये भी प्लस में होगा क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं। फिर VC माइनस VD का मान बताओ क्या होगा। तो VC माइनस VD का मान के लिए पहले C से चलेंगे, D तक आएंगे, तो पहले हमको -E1 मिलेगा। अब फिर क्या मिल जाएगा, प्लस I3 R3। फिर VD माइनस VA का मान निकालो, तो ये हो जाएगा -I4 R4 प्लस E2। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। -VB प्लस VB कैंसिल, -VC प्लस VC कैंसिल, -VD प्लस VD कैंसिल, प्लस VA माइनस VA कैंसिल। क्या बच गया, 0। इधर सबको जोड़िए, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस -E1 प्लस I3 R3 प्लस -I4 R4 प्लस E2 बराबर क्या आ गया, 0। यानी सारे विभवांतर का बीजगणितीय योगफल क्या आ रहा है, 0। सभी पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम क्या आ रहा है, 0। क्लियर है। तो यही है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम पोटेंशियल लॉ या लूप लॉ कहते हैं। अब देखिए वोल्टेज, हम लोग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क का सीधा संबंध एनर्जी से है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी सर्किट में 1 कूलम चार्ज का जो एनर्जी होगा उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल।
5 वोल्ट का मतलब होता है 5 जूल पर कूलम। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल का संबंध किससे है? एनर्जी से है। एनर्जी यानी ऊर्जा। तो यह जो नियम है यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यह नियम किसको फॉलो करता है? यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। This law follows the principle of energy conservation। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है कि किरचॉफ का करंट लॉ जो है किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो करंट का संबंध चार्ज से है, तो वह चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फिर पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है या लूप लॉ है वह किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो वोल्टेज का संबंध एनर्जी से है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यह एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो बच्चों ये दोनों लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।